आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को लेके बात करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूरा खत्म किया था। उस लेक्चर का डिटेल्ड पीडीएफ तुम लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके पहले एक लेक्चर बाकी है जो कि न्यूली एडेड फैमिली ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो कि न्यूली एडेड फैमिलीज है, न्यूली एडेड है, उसका जो पीडीएफ है वो मैं अभी रेडी कर रहा हूँ, उसको मैं रेडी कर रहा हूँ। तो जब तक ये रेडी ना हो जाए तब तक हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को कंटिन्यू करेंगे। जब वो न्यूली एडेड फैमिली मॉर्फोलॉजी का जो न्यूली एडेड फैमिली है, जब तक वो पीडीएफ रेडी हो जाए तब मैं तुम लोगों को वो क्लास ले लूंगा जो कि एक या फिर 2 क्लास के बाद ही होगा। ठीक है, तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। You can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of the larger living organisms, both plants and animals. अभी मैं पहले ही बता दूं कि सर लेक्चर का नोट्स कहाँ मिलेगा। 8583099293 इस नंबर पर तुम लोगों को व्हाट्सएप करना है और मुझे बोलना है कि सर इस लेक्चर का नोट्स चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां जाना है, ज्वाइन होना है और उसके अंदर तुम लोगों को हर एक चैप्टर का पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगा। चलो, you can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of the larger living organisms, both plant and animals। मतलब हम लोग जो बाहर का स्ट्रक्चर है उनके अंदर सिमिलरिटी और वेरिएशंस बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि किस किस के अंदर चलो क्या क्या डिफरेंस है। अगर तुम और एक काऊ के अंदर में कुछ डिफरेंस खोजने जाओ तो कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तुम और एक गधे के अंदर अगर मैं डिफरेंस खोजने जाऊं तो बहुत कुछ मिलेगा। तुम और तुम्हारे भाई के अंदर अगर मैं डिफरेंस खोजने जाऊं तो बहुत कम चांसेस है कि डिफरेंस पाऊं, है ना। गधे के अंदर अगर डिफरेंस खोजूं तो आशा करता हूं कि मिलेगा। चलो, सिमिलरली ऐसे ही बोल रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी जो है, जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो तुम लोग देख के पहचान सकते हो, जो बाहर का स्ट्रक्चर है। सिमिलरली इफ वी वेर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, one also finds several similarities as well as differences। तो अगर तुम लोग अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो उसको अगर अच्छे से देखने जाओ तो उसके अंदर भी बहुत सारी सिमिलरिटीज मिलेगा। जैसे कि काऊ के अंदर भी तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे हमारे जैसे ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स, हमारे जैसे ही बहुत सारा स्ट्रक्चर जो शरीर के अंदर रहता है, ऑर्गेन्स, ऑर्गेनेल्स, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, टिश्यू। ठीक है, तो कुछ डिफरेंसेस भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा जो स्टोमक है और काऊ का जो स्टोमक है उसमें बहुत सारा बेसिक डिफरेंसेस होता है। ठीक है, दिस चैप्टर introduces you to the internal structure and functional organization of higher plants। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। इस चैप्टर के अंदर तुम लोगों को ये बताया गया है कि द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट का यानी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर अगर मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो, तो इन सब के अंदर तुम लोगों को इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा, अंदर का स्ट्रक्चर, मतलब सेल का स्ट्रक्चर, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक ऑर्गन्स। प्लांट में भी ऑर्गन्स है, हाँ प्लांट में भी ऑर्गन्स होता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है पढ़ाने के टाइम बताऊंगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब उन लोगों के अंदर जो सेल्स है, जो टिश्यूज है, फंक्शन कैसे करता है ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स किसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोकॉट और डाइकॉट। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने का जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे। प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। प्लांट के अंदर जो सेल है वो क्या है, बेसिक सा यूनिट है। लिविंग सेल एक बेसिक यूनिट होता है किसी भी लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज। इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। टिश्यूज से क्या बनेगा, ऑर्गन्स बनेगा।
डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अभी मैंने बोला कि प्लांट के अंदर भी ऑर्गन देखने को मिलता है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट, प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंसेस शो करेंगे इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। Within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different। मतलब एंजियोस्पर्म के भी अंदर जो मोनोकॉट और डाइकॉट है, ये क्या है, आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटोमिकली डिफरेंट, मतलब उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। मोनोकॉट और डाइकॉट इन दोनों प्लांट के अंदर एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर डिफरेंट देखने को मिलेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर्स आल्सो शो एडेप्टेशंस टू डाइवर्स एनवायरनमेंट। जैसे कि मोनोकॉट प्लांट के अंदर एक एनाटॉमी देखने को मिलता है लीफ के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कमेंट में बताना है। C3 और C4 प्लांट की बात कर रहा हूँ, जल्दी से जाके कमेंट में लिख दो, जो लोग ड्रॉपर्स हो, जो लोग फ्रेशर्स हो, धीरे धीरे चलो। फोटोसिंथेसिस में मैं बात करूंगा। द टिश्यू सिस्टम, चलो we were discussing types of tissues based on the types of cell present। मतलब कैसा सेल प्रेजेंट होगा वैसा ही टिश्यू प्रेजेंट होगा। Let us now consider how tissues vary depending on their location in the plant body। मतलब प्लांट बॉडी के अंदर जो लोकेशन है उसके बेसिस पे टिश्यूज वेरी करेंगे, ठीक है। मतलब एक एक जगह पे एक एक टाइप का टिश्यू होगा जिसका काम उस जगह के अकॉर्डिंग होगा, कि उस जगह में उस प्लांट को कौन सा काम चाहिए वैसा ही टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। देखा मैंने बोला कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा। अगर एक घर है, घर के बाहर तुमने आउटर कोटिंग में कुछ ऐसा कोट नहीं लगाया हुआ है जिससे कि रेन ड्रॉप से घर बच सके, जहां पे बहुत ज्यादा रेन होता है, तो ये क्या है, होम है, ठीक है। तो अगर तुमने ऐसा कोटिंग नहीं लगाया है और बाई चांस ये आउटर कोटिंग आयरन से बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रस्ट पड़ जाएगा। तो आफ्टर 5 to 6 years ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो तुमको वो कोटिंग चेंज करते रहना पड़ेगा, जैसे कि हमारा एपिडर्मल सेल्स होता है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि जैसा जगह होगा उसी जगह के अकॉर्डिंग सेल्स और टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम होता है, कौन से बेसिस पे, ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, कैसा दिखने में होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा और लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होगा। दीज आर द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड और द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड द वस्क्यूलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मिस का मतलब होता है स्किन रिलेटेड स्ट्रक्चर। डर्मा, डर्माटोलॉजी पढ़ते हैं ना, डर्माटोलॉजी। तो मतलब प्लांट के आउटर कवरिंग में कौन सा सेल्स प्रेजेंट होगा। द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन सा टिश्यू सिस्टम होगा, मतलब अंदर वाला कवरिंग और बाहर वाला कवरिंग के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। वस्क्यूलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर तुम लोग जाइलम और फ्लोएम करोगे, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, इसी को बोलते हैं वस्क्यूलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, जो प्लांट के अंदर पानी, मिनरल्स, कुछ आयंस और फूड को कंडक्ट करवाएगा। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अकॉर्डिंगली खाना, पानी और मिनरल्स और सॉल्ट ये सब पहुंचा देगा। चलो अभी हम लोग बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। चलो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। पूरे प्लांट बॉडी के अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो कौन सा है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ठीक है। कॉम्प्राइजेज एपिडर्मल सेल्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होगा। स्टोमाटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, तो एपिडर्मल सेल्स तो प्रेजेंट होगा ही, ये देखो एपिडर्मल सेल्स तो प्रेजेंट होगा ही, उसके साथ स्टोमाटा भी प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्टोमाटा भी प्रेजेंट है। और उसके अंदर क्या है, और उसके अंदर है द एपिडर्मल अपेंडेजेस, जिसके अंदर द ट्राइकोम्स एंड हेयर। इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था, रूट हेयर और शूट हेयर, यानी कि ट्राइकोम के बीच का डिफरेंस में बताया था। ट्राइकोम एक यूनिसेलुलर नहीं मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कि शूट के अंदर या फिर स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है। यहीं पे यहाँ पे वही बोला गया है,
ठीक है। द एपिडर्मल अपेंडेजेस द ट्राइकोम्स एंड हेयर, मतलब एपिडर्मिस से निकलेगा ऐसा कोई स्ट्रक्चर, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो कि एपिडर्मिस से निकला है, आउटग्रोथ है। अपेंडेज का मतलब क्या है? आउटग्रोथ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइकोम बोलेंगे, ठीक है। ट्राइकोम एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर हेयर्स, ठीक है। द एपिडर्मिस एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी, मैंने बोल दिया है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। कैसे, कैसा सेल्स प्रेजेंट है? इलोंगेटेड मतलब लंबा लंबा सेल प्रेजेंट है। लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा, ठीक है। इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, द सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ, एकदम बगल बगल पे प्रेजेंट है, ठीक है। विच फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस लेयर, जो क्या फॉर्म करेगा? कॉन्टिन्यूअस लेयरिंग फॉर्म करेगा। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। एपिडर्मिस क्या होगा? सिंगल लेयर्ड होगा, मतलब एक ही लेयर इज प्रेजेंट, एक ही लेयर प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस के अंदर क्या होगा? एपिडर्मिस इज यूजुअली क्या होता है? सिंगल लेयर्ड। अभी सर क्यों होता है सिंगल लेयर्ड? क्योंकि जितना भी डर्मिस, एपिडर्मिस जितना भी स्ट्रक्चर पूरे होल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, उसको एक समय के बाद चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर प्रेजेंट होता है, तो बाहर प्रेजेंट होता है तो उसके अंदर जो सेल्स का लॉस है, जो सेल्स के अंदर जो मतलब जो डैमेजेस है वो भी तो ज्यादा बढ़ता है। तो उसी के लिए उसको रिप्लेस करते रहना पड़ता है। नहीं तो अगर तुम लोग 10 साल एक ही एपिडर्मिस में चला दोगे तो क्या होगा? तो पूरा पूरा सेल डेड हो गया, है ना। तो उससे प्लांट को नुकसान होने वाला है। इसीलिए यूजुअली सिंगल लेयर होता है, यानी कि एक ही लेयर, ताकि हर रोज चेंज किया जा सके। एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल। एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस इन नेचर, मतलब एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्या होता है? पेरेन्काइमा इज प्रेजेंट, पेरेन्काइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट। अभी ये क्या होता है ये मैं बोलूंगा। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे न्यू सिलेबस में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा हटा दिया। हाय 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 हाय, ये क्या किया रे भाई? तो ये तो पूरा कबाड़ा बना दिया है। चलो, इसके अंदर जो पुराना सिलेबस था उसके अंदर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ कि एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। देखो एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसके बाहर आने वाला है नहीं, तो पढ़ के टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम लोगों को भी नंबर से ही मतलब है। अगर 360 में से बायो में 360 लाना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ। और एक ही चैप्टर में फालतू का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं रहता। उससे जो आता है वो पढ़ो और उसी से नंबर लाओ, ठीक है। समझ में आ गया? अभी सर अगर हम लोग समझे ही ना तो नंबर कैसे लाएंगे, है ना। तो वो जहां जहां लगेगा, मैं जितना समझाना है उतना मैं तुम लोगों को समझाते चलूंगा, ठीक है। चलो, पेरेन्काइमा में नहीं दिया है तो नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो। With a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuum. Epidermal cells are parenchymatous, मतलब parenchyma is present with a small amount of cytoplasm lining the cell wall. मतलब सेल वॉल को क्या लाइनिंग करते हैं? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल को साइटोप्लाज्म लाइन करके रखता है, ठीक है। एंड ए लार्ज वैक्यूल, उस सेल के अंदर, एपिडर्मल सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा। एक सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो सुंदर सा हार्ट शेप का वैक्यूल मैंने बना दिया है। और ये जो सेल वॉल है उसको साइटोप्लाज्म जो है वो लाइन करके रखेगा। मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? क्या प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तुमको पता ही है सेल के अंदर क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, पता ही है ना। तो प्रोटोप्लाज्म का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? साइटोप्लाज्म। चलो, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद a waxy thick layer called cuticle which prevents the loss of water। मतलब इस एपिडर्मिस के बाहर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगा जो कि वैक्स से बनेगा, वैक्सी लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूटिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूटिकल बोलेंगे। अभी वैक्स, वैक्स किसका काम करता है? पानी को बचाता है ना, पानी से किसी भी स्ट्रक्चर को बचा देगा, एक कवरिंग दे देगा। तो ये क्या होगा? अंदर का जो पानी है सेल का वो बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैक्स प्रेजेंट है, तो एक कवरिंग प्रेजेंट है, तो बाहर कैसे जाएगा? समझ में आ गया? तो उसी से बचाने के लिए, लॉस ऑफ वाटर से बचाने के लिए क्यूटिकल इज प्रेजेंट, जो कि क्या होता है? वैक्सी
थिक लेयर, मोटा सा लेयर। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स के अंदर क्यूटिकल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि रूट्स के अंदर जरूरत नहीं है, रूट के अंदर पानी का लॉस कहां से होगा? रूट के अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होता, रूट के अंदर पानी का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए रूट के अंदर एब्सेंट है कि शरीर बोल रहा है भाई हम इतना एनर्जी क्यों खर्च करें कि एक सेल को बनाना जिस जहां पे उसकी जरूरत ही नहीं है ना। चलो, स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स के एपिडर्मिस में स्टोमाटा नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कोर लाइक स्ट्रक्चर। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट के अंदर जो वाटर लॉस होता है वो मेजॉरिटी किसके लिए होता है? ट्रांसपिरेशन नाम का प्रोसेस से ही होता है। एंड गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन से ही वाटर का क्या होगा? लॉसेस होगा। ए स्टोमाटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेपेड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स। स्टोमाटा के अंदर दो बीन शेपेड सेल्स देखने को मिलेंगे। ये देखो बीन की तरह, किडनी बीन की तरह देखने वाला दो सेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स, यानी कि गार्ड की तरह खड़ा हुआ है, स्टोमाटा को बचा रहा है। यही है स्टोमाटल पोर, ये रहा, ये है स्टोमाटल पोर, ये रहा। समझ में आ गया? चलो, which enclose stomatal pore, मतलब स्टोमाटल पोर के बाहर प्रेजेंट होगा। इन ग्रासेस द, ये तो भाई मतलब नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको मार्क करो पहले। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेपेड। ग्रासेस के अंदर गार्ड सेल्स क्या होता है? डम्बल शेपेड होता है। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को बताया है। ग्रासेस के अंदर जो नीट का क्वेश्चन है भाई, मार्क कर लो। और जो सीबीएसई बोर्ड्स वाले स्टूडेंट देख रहे हो, जो भी क्लास 11 में हो, कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, वेस्ट बंगाल से हो, केरला से हो, कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हो जो कि 11th में पढ़ रहे हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो, तमिल बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा वेल एंड सफिशिएंट है, मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है किसी भी स्टेट बोर्ड से, ठीक है। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स, मतलब स्टोमेटल पोर्स से दूर पे, दूर जो आउटर वॉल रहता है थिन, ये देखो स्टोमेटल पोर ये है, इससे दूर जो गार्ड सेल रहेगा, द आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स आर थिन, वो क्या होता है? पतला होता है। ये देखो, ये पतला है ना, एकदम पतला सा, एकदम पतला सा है, ठीक है, ये एकदम पतला सा है। और इसको अगर मैं दिखाऊं तुम लोगों को, इसको अगर देखो, देखो जो इनर वॉल है वो कैसा है? वो मोटा है, देखो वो मोटा है, वो मोटा बनाया गया है। और ये कैसा है? एकदम पतला सा। तो स्टोमेटल पोर के पोर से दूर पे जो गार्ड सेल का जो वॉल होगा वो कैसा होगा? थिन होगा, देखो पतला है ना। और स्टोमेटल पोर के पास जो गार्ड सेल का जो मतलब जो वॉल होगा वो कैसा होगा? थिक होगा, ठीक है। एंड द इनर वॉल्स towards the stomatal pores are highly thickened. The guard cells possess chloroplast and regulate the opening. गार्ड सेल क्या पोजेस करता है? उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है ताकि खाना बना सके, खुद का एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर सके, ताकि खुलना और बंद करने के लिए, स्टोमाटा को खोलने के लिए और बंद करने के लिए जो एनर्जी लगता है ये मूवमेंट में, वो खुद से ही खुद प्रोड्यूस कर पाए। चलो, एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, समटाइम्स ए फ्यू एपिडर्मल सेल्स in the vicinity of guard cells become specialized in their shape and size are known as subsidiary cells. Sometimes a few epidermal cells, epidermal cells में ही कुछ कुछ ऐसा सेल्स है in the vicinity of guard cell, मतलब गार्ड सेल के अगल बगल जो रहता है, ये वाला गार्ड सेल के एकदम अगल बगल रहने वाला सेल, ठीक है। तो vicinity of the guard cell becomes specialized, ये क्या होता है? स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हो जाता है in their shape and size known as subsidiary cells. इन cells को हम क्या बोलेंगे? subsidiary cells. The stomatal aperture, guard cells and the surrounding subsidiary cells are together as stomatal apparatus. ये भी मार्क कर लो, नीट का क्वेश्चन आने के चांसेस है। स्टोमेटल apparatus में कौन कौन सा स्ट्रक्चर पड़ेगा? The cells of epidermis bear a number of hairs. एपिडर्मिस के अंदर कुछ hairs देखने को मिलता है। The root hairs are unicellular elongations of epidermal cells. Root hair क्या होता है? Unicellular structure होता है and help absorb water and minerals from the soil. Water और minerals को soil से absorb करने में help कौन करेगा? Root hair करेगा, जो कि एक epidermis का ही outgrowth है, जो कि unicellular होता है। On the stem, epidermal cells are called trichomes. स्टेम के अंदर एपिडर्मिस का ग्रोथ
और उस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेम हेयर को ट्राइकोम बोलेंगे। द ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। ट्राइकोम कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होगा। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट एंड स्टिफ। ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, स्टिफ भी हो सकता है। दे मे इवन बी सीक्रेटरी, मतलब सीक्रेटरी नेचर, मतलब सीक्रेट करेगा कुछ कुछ सब्सटेंस सीक्रेट भी कर सकता है, ठीक है, सीक्रेट भी कर सकता है। चलो, दे मे बी सीक्रेटरी इन स्ट्रक्चर। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्राइकोम्स क्या प्रिवेंट करेगा, वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा। कहां से, स्टेम्स से, ठीक है, समझ में आ गया। All tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue। इस लेक्चर को अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट कर लो, तो नीट में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं जाएगा कि तुम लोगों का छूट गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, इट consists of simple tissues such as parenchyma, collenchyma and sclerenchyma। सर एनसीईआरटी क्या पढ़ा रहे हो, हमने तो खुद पढ़ के रखा है। चलो, एनसीईआरटी को समझना भी पड़ता है नालायक को, थोड़ा देख लो। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। मतलब एपिडर्मिस जो बाहर का लेयर होता है, एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, अच्छा, एपी का मतलब क्या होता है, बाहर, डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन रिलेटेड, ठीक है, मतलब बाहर का जो स्किन रिलेटेड प्लांट का जो स्ट्रक्चर होगा, बाहर का जो डर्मिस होगा जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलेंगे, और वस्कुलर बंडल को छोड़ के जो भी चीजें रहेगा प्लांट के अंदर, जो भी टिश्यू रहेगा प्लांट के अंदर, उसको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसके अंदर तीन तरीके की सिंपल टिश्यू मिलता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है, जो बाहर वाला पार्ट होगा ग्राउंड टिश्यू के अंदर, ये रहा, ये है एपिडर्मिस, ये है रूट हेयर एपिडर्मिस का यूनिसेलुलर आउटग्रोथ। रूट हेयर का शॉर्ट ट्रिक चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना। कॉर्टेक्स, ये देखो ग्राउंड टिश्यू कहां से कहां है, ये तो एंडोडर्मिस हो गया। ग्राउंड टिश्यू कहां से कहां है, यहां से यहां है। तो ये जो लेयर है, जो बाहर वाला लेयर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। पेरीसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी। अभी इसके अंदर जो एंडोडर्मिस के अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट है, मतलब प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, ये सब क्या है बाद में समझना। ये लोग जाइलम यानी कि वस्कुलर बंडल के पार्ट है, और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम को छोड़ के, यानी कि ये तो वस्कुलर बंडल हो गया, ठीक है, इसको छोड़ के ये जो एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथ, ये सब देख रहे हो, ये सब क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो देख रहे हो तुम लोग, ये जो पेरीसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, सर ये क्या होता है, सब बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। मेडुलरी रेज, पेरीसाइकिल, पिथ, कॉर्टेक्स, ये सब स्ट्रक्चर कहां पे आता है, ये सब क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल्स होता है, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर होता है। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, मतलब प्राइमरी स्टेम, जो एक प्लांट जब छोटू सा होता है, बच्चा सा होता है, तब उसके अंदर जो स्टेम और रूट बनता है, उसको हम लोग प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट बोलते हैं, कि प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जो बनता है, समझ में आ गया। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, यानी कि लीव्स के अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, शिशु सिस्टम नहीं, टिश्यू सिस्टम में, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा, क्या बोल रहा है भाई तू। चलो, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। अभी सर ये क्या बना रहे, क्लोरोप्लास्ट है क्या, समझ लो बेटा, 3 डायमेंशनल वीडियो लेके नहीं पढ़ाता हूं, हाथ से पढ़ाता हूं, ठीक है। कॉन्टेनिंग सेल्स एंड इट इज कॉल्ड मीजोफिल, क्या बोलेंगे, मीजोफिल सेल्स बोलेंगे, जिसके अंदर थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा लीफ के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया।
चलो आ जाओ, अभी वस्क्यूलर बंडल को, वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम को देख लो। द वस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज द फ्लोएम एंड द जाइलम। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बहुत सारे अलग अलग सेल से बना हुआ टिश्यू, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलेंगे। सिंपल टिश्यू का मतलब क्या होता है, एक ही तरीके के सेल से बना हुआ टिश्यू होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सिंपल टिश्यू सिस्टम बोलेंगे। फ्लोएम और जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वस्क्यूलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जाइलम और फ्लोएम मिलके वस्क्यूलर बंडल बनाएगा। सर क्या ये लेक्चर नीट के लिए सफिशिएंट है? हाँ सफिशिएंट है। क्या ये लेक्चर क्लास 11th बोर्ड के लिए सफिशिएंट है? हाँ सफिशिएंट है। क्या कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा जो कि और कोई किताब पढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अपना 90% श्योर कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट साइंस के अंदर हर एक चैप्टर में सेम ही होता है। ठीक है, सिलेबस हर एक बोर्ड में नियर अबाउट सेम ही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या इंडिया का कोई भी बच्चा अगर किसी भी स्टेट से देखे, क्या आप इंश्योर करते कि इसी लेक्चर से उसका 90 से 95% बोर्ड में और नीट में 360 आउट ऑफ 360 कवर हो जाएगा? नीट 2025 अगर कोई दे रहा है तो क्या कवर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। नीट का 35 इयर्स क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक एक क्वेश्चन लग जाएगा। सर क्या आप ये प्रॉमिस करते हैं हम लोगों को कि आपसे अगर हम लोग पढ़े तो आपके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं? 1000% भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा छोटा है, हमारा घर थोड़ा छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि घर पे घर का क्वालिटी खराब है। ठीक है, समय अगर तुम लोग दोगे, अगर तुम लोग सपोर्ट दोगे तो बहुत बड़े बनेंगे, लेकिन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। ये शौकत हाइट का वादा है तुम लोगों से। चलो, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वस्कुलर बंडल्स। ठीक है, इन डाइकोटिलियस स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। मतलब डाइकोटाइलडेनस, डाइकोटाइल प्लांट का जो स्टेम होता है उसके अंदर जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। मतलब जाइलम और फ्लोएम के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ये तो रूट का स्ट्रक्चर हो गया, स्टेम को खोल लेते मुझे थोड़ा देर कुछ। जाइलम और फ्लोएम के अंदर कैम्बियम नाम का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कॉर कैम्बियम किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट डेड सेल। जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, चलो। Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues. मतलब कैम्बियम के प्रेजेंट होने की वजह से इन तरीके की वस्कुलर बंडल के अंदर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। मतलब जब डी डिफरेंशिएशन का फॉर्मेशन होगा, मतलब जब डी डिफरेंशिएशन होगा, डी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई भी छोटू सा मेरिस्टेमेटिक सेल से नया स्ट्रक्चर, नया मैच्योर्ड परमानेंट स्ट्रक्चर बनना। डी का मतलब होता है मैच्योर्ड स्ट्रक्चर बनना बंद हो गया है। डी का मतलब क्या है? बंद है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? मैच्योर्ड स्ट्रक्चर बनना बंद, यानी कि मैच्योर्ड स्ट्रक्चर से फिर से नया, मतलब हमारा जो हम लोग जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं उसका फॉर्मेशन हो गया। किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अभी यही जो स्ट्रक्चर्स है ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए हेल्प करेंगे, जिसके अंदर रीडिफरेंशिएशन प्रोसेस से तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। सर ये रीडिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन क्या है? मॉर्फोलॉजी का लेक्चर में मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, एंड हेंस आर कॉल्ड ओपन वास्कुलर बंडल्स, यानी कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है इन लोगों में, इसीलिए हम लोग इसको ओपन वास्कुलर बंडल बोलेंगे। इन द मोनोकोटाइलडेनस प्लांट द वास्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। नीट का क्वेश्चन है, मार्क करके रख लो। नीट का PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मार्क करके रख लो। नीट 2025 के लिए काम पे आएगा। ठीक है, क्या मोनोकोटाइलडेनस प्लांट में वास्कुलर बंडल के अंदर कैम्बियम नहीं होता, यानी कि नो सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, secondary growth of xylem and phloem. Since they do not form secondary tissues, they are referred to as closed. यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड स्ट्रक्चर. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial.
रेडियल अरेंजमेंट बोलेंगे हम लोग जब जाइलम और फ्लोएम एक ही वस्कुलर बंडल के अंदर इन एन ऑल्टरनेट मैनर में जब सज जाए। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है रेडियल, देखो जाइलम और फ्लोएम ये आपका रेडियस है और इस रेडियस बराबर जाइलम और फ्लोएम अच्छे से सजे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट मैनर में जब सजा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री, रेडियल अरेंजमेंट। इन कॉन्जॉइंट टाइप मतलब जब जाइलम और फ्लोएम एक साथ जुड़ा हुआ हो, एक साथ जुड़ा हुआ हो। ये किसका स्ट्रक्चर है, मोनोकॉट का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, डाइकॉट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि डाइकॉट में ही कैम्बियम इज प्रेजेंट, मोनोकॉट में जाइलम और फ्लोएम के अंदर कैम्बियम नहीं होता। समझ में आ गया, डाइकॉट में कैम्बियम होता है, समझ में आ गया। चलो अब बात, चलो अभी देख लो किसके अंदर रेडियल प्रेजेंट होता है। They are referred to close when xylem are flowing within a vascular bundle and arranged in an alternate manner in different radii. Their arrangement is called radial, such as in roots. R for radial, R for roots. समझ में आ गया। In conjoint type of vascular bundles, the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of the vascular bundle. मतलब सेम ही रेडियस में देखने को मिलेगा। Such vascular bundles are common in stems and leaves. इसका मतलब है स्टेम और लीफ पे सेम रेडियस पे, एक ही रेडियस पे। देखो ये है रूट का स्ट्रक्चर, रूट में देख रहे हो अलग अलग रेडियस में क्या है, अलग अलग रेडियस में जो वस्कुलर बंडल है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे देख लो यहाँ पे, ये देखो ये रेडियस के अलग अलग जगह पे। अभी स्टेम पे आ जाओ थोड़ा सा, एक ही रेडियस में देखो, एक ही रेडियस में देखो, ये हो गया एक ही रेडियस में, एक ही जगह पे देख रहे हो। ये है मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम। ये देखो एक ही रेडियस में तुम लोगों का जो है वो प्रेजेंट है। ये देखो फ्लोएम एक ही जगह पे प्रेजेंट है, यानी कि कोई भी डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई में प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ गया, यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि जॉइंटली सिचुएटेड होता है। क्या होता है, जॉइंटली सिचुएटेड होता है अलोंग द सेम रेडियस ऑफ द वस्कुलर बंडल, ठीक है। Such vascular bundles are common in stems and leaves. The conjoined vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of the xylem. Conjoined type of vascular bundle में phloem xylem के outer side होगा, outer region में present होगा। ये देखो ये है बाहर वाला रीजन, ये है अंदर वाला रीजन। तो conjoined का मतलब क्या है, दो जॉइंट है, जाइलम और फ्लोएम जॉइंट है। तो कॉन्जॉइंट ओपन मतलब जहां कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है जो कि डाइकॉट में होगा। कॉन्जॉइंट क्लोज जहां पे कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, जो कि जाइलम और फ्लोएम पे देखने को मिलेगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, इस एक लेक्चर के अंदर तुम लोगों का पूरा जो डाइकोटिलेडनस रूट और मोनोकोटाइलेडनस रूट है, इसके अंदर जितना भी कंफ्यूजन है सब कुछ धुआं हो जाएगा। चलो, इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द मैच्योर जोन्स ऑफ दिस ऑर्गन्स। तो क्या बोल रहे हैं कि फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर तरीके से समझने के लिए ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ के अंदर जो टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कैसे तरीके से टिश्यूज एक दूसरे के अंदर सजा हुआ है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड है, कौन से मैनर में। इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द मैच्योर जोन्स ऑफ दिस ऑर्गन्स। एक क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, अगर किसी ने अच्छे से एनसीईआरटी ना पढ़ा हुआ तो यहीं से फंसाने के लिए तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन सा सेक्शन लगता है कि अगर टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन समझना हो रूट, स्टेम और लीफ के अंदर, तो मैच्योर जोन का स्ट्रक्चर लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, मैंने बोला था, ये मॉर्फोलॉजी के अंदर मैंने पढ़ाया था, जब मैंने रूट पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने तुम लोगों को बोला था मैच्योर जोन का मतलब होता है कि जो रेडी है, जो स्ट्रक्चर पूरा रेडी है, जिसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी नया काम नहीं करना है। मतलब तुम लोग एक सड़क देख लो, एक सड़क को अगर पूरा रेडी कर लो तभी तो जाके उस सड़क को बहुत अच्छे से तुम लोग देख पाओगे, अच्छा इसका स्ट्रक्चर ऐसा है,
ठीक है, फाइनली ये बन के रेडी हो गया है। अभी सड़क में लाइट नहीं है, अभी सड़क में साइड वाला जो पोर्शंस है वो पेंटेड नहीं है, सड़क में पिच नहीं लगा हुआ है, तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि अच्छा सड़क दिखने में ऐसा ही है? तो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या तुम लोग समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो। इसीलिए जब एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है, तब जाके हम लोग अपने स्टडी के लिए उसको यूज करते हैं। ठीक है, चलो, dicotyledonous root. Look at the figure 6.38 shows the transverse section of the sunflower root. ये किसके रूट का पार्ट है? ये है सनफ्लावर रूट का पार्ट। सनफ्लावर रूट एक एक लाइन एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि एक डाइकोटाइलडोनस प्लांट है। ये आ सकता है एक एग्जाम्पल के तौर से, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी एक क्वेश्चन अगर डेप्थ से आ गया कि सनफ्लावर कौन से प्लांट का, कौन से तरीके का प्लांट है, तो तुम्हें बोलना है कि डाइकोटाइलडोनस प्लांट है, डाइकोटाइलडोनस प्लांट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, द इनिशियल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा। एपी का मतलब होता है आउटर, ब्लेमा का मतलब होता है लेयर लाइक स्ट्रक्चर। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। मैंने बोला ही था कि जो रूट हेयर है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है? एपिब्लेमा का एक प्रोट्रूड आउट ग्रोथ होता है। क्या होता है? प्रोट्रूड आउट ग्रोथ होता है। ठीक है, तो रूट हेयर क्या होगा? प्रोट्रूड आउटग्रोथ होगा। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉर्टेक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। कॉर्टेक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है? सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलता है कॉर्टेक्स के अंदर। कॉर्टेक्स हम लोगों ने कल का लेक्चर में ही पढ़ाया था कि कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का एक पार्ट होता है। चलो, ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। देखो, अगर सीक्वेंस समझने में प्रॉब्लम हो कि सर हम लोग ये लेक्चर नया देख रहे हैं, तो पहले एनाटॉमी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख के ऐसे ही 15-30 मिनट का 2 वीडियो होगा। और अगर तुम लोग इसका 1 शॉट देख रहे हो, मैं हर लेक्चर का अगर 5-6 लेक्चर हो तो उसको जोड़ के एक 1 शॉट बना के तुम लोगों को वो 1 शॉट फॉर्मेट भी दिखाता हो, तो 1 शॉट अगर देख रहे हो तब तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। ठीक है, अभी सर लेक्चर का नोट चाहिए हमें, आपके लेक्चर के साथ हम लोग मार्क नहीं कर सकते, तो एक काम करो, पॉज करके मार्क कर लो, वो तुम लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा। और अगर तुम लोगों को एकदम नोट चाहिए कि सर कोई जगह छूट गया हमसे, तो 8583099293 इस नंबर पे मुझे एक व्हाट्सएप कर देना। क्या कर देना? व्हाट्सएप कर देना। ये इंजीनियर एजुकेशन इंडिया का सपोर्टिंग नंबर है, हमारे टीम का नंबर है। इसके अंदर ही तुम लोगों को मेंटरशिप रिलेटेड सभी जानकारी फ्री पे मिल जाएगा, जो कि YouTube पे या फिर किसी भी मेंटर तुम लोगों को चार्ज करेगा, वो हम लोग बहुत सारा कंटेंट फ्री में देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और क्या मिलेगा? लेक्चर का नोट्स मिलेगा, काउंसलिंग रिलेटेड डिटेल्स मिलेगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारा ऐसा जानकारी तुम्हें दूंगा जिससे तुम लोग नीट को बहुत अच्छे से देख सको, नीट 2025 में, ताकि तुम लोग 650 के ऊपर या फिर 660 के ऊपर स्कोर अपना मिनिमम विद इन 5 to 6 मंथ जो अवेलेबल है उसके अंदर ला सको। क्यों? क्योंकि नीट का गेम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता, तो तब तो ऑनलाइन में हर जगह हर एक टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लेक्चर अवेलेबल है, बहुत प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के अंदर, बहुत कुछ है। लेकिन नीट का गेम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का गेम है ही नहीं, नीट का गेम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है ही नहीं। कुछ ऐसे नॉलेज और कुछ ऐसा चीट पॉइंट तुम लोगों को बताना पड़ता है जिससे कि तुम लोग अपना नीट बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली क्रैक कर पाओ। कि कब मॉक टेस्ट दोगे, कौन सा मॉक टेस्ट दोगे, कौन सा चैप्टर कहां तक पढ़ोगे, ताकि नंबर पहले आए। तुम लोग पढ़ने लग जाते हो लेकिन नंबर आते हैं वही 400, 450, 300,
350, 1, 2, 3, 4 ड्रॉप के बाद भी। और कोई कोई तो ऐसा करता है कि मॉक टेस्ट ही नहीं देता, नीट को ही अपना मॉक टेस्ट बना के पूरा डायरेक्ट कर जाता है और बोलता है कि सर पिछले साल 350 आया था, इस साल 450 आ गया, बहुत बड़ी बात है। नहीं, पिछले साल अगर 250 भी आया है तब भी तुम लोग इस साल 700 फोड़ सकते हो, ये मेरा गारंटी है। मैंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट देखा है जिसने 650, 680 भी पार किया है मेरे गाइडेंस में, लेकिन जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। यही है एक शर्त, ठीक है। तो उस नंबर पे जाके अगर नीट का पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो इस नंबर पे जाके मुझसे कांटेक्ट करना है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैच इन ऑफलाइन है। अभी तो ऑनलाइन ही बस चालू किया है, ठीक है। तो कमी कुछ नहीं तुम लोगों को मैं मैसेज होने दूंगा, क्योंकि 6-7 साल से मेरा ये मेंटोरशिप रन हो रहा है और जिसके अंदर से बहुत सारे बच्चे निकले हुए हैं, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है यहाँ पे, लास्ट लाइन हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या, द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स। कॉर्टेक्स के अंदर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमाटस सेल रहता है विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। देखो सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस, और ये क्या है, पेरेन्काइमाटस सेल है, पेरेन्काइमेटस सेल्स है, ठीक है। चलो, The innermost layer of the cortex is called endodermis। कॉर्टेक्स का जो इनरमोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है कॉर्टेक्स का इनरमोस्ट लेयर। ये वाला जो लेयर है ना, ये है कॉर्टेक्स का इनरमोस्ट लेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर वाला स्ट्रक्चर। डर्मिस का मतलब क्या होता है, डर्मा मतलब स्किन रिलेटेड स्ट्रक्चर। तो एंडोडर्मिस, और बाहर का क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। और एपिब्लेमा कौन सा बोलते हैं, एकदम आउटर मोस्ट लेयर को बोलेंगे एपिब्लेमा। समझ में आ गया। चलो, it comprises a single layer of barrel shaped cells without any intercellular spaces। इसके अंदर बैरल शेपेड सेल्स मिलेगा, बैरल की तरह। अगर तुम लोग इसका पूरा जो स्ट्रक्चर है 3D देखोगे तो ऐसे बैरल की तरह दिखने वाला सेल्स देखने को मिलेगा इस एंडोडर्मिस के अंदर। ये देखो यहाँ पे अच्छे से देखो। अच्छा, ये तो एंडोडर्मिस खैर है नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत मार्क किया, यहाँ पे देख लो। बैरल लाइक स्ट्रक्चर तुम लोगों को देखने को मिलेगा। इसको ही तुम लोग एक के ऊपर और एक बिठाते चलो तो ऐसे 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 करके एक बैरल लाइक कॉलम फॉर्म होगा, ठीक है। समझ में आ गया। विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्यों नहीं रहता इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये एक चैप्टर था तुम लोगों के अंदर, तुम लोगों के सिलेबस के अंदर, तो वो तुम लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, जो है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर एक पॉइंट था, हालांकि यहीं पे भी तुम लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि है जिसको हम लोग बोलते हैं सुबेरिन का बना हुआ एक लेयर वहां पे प्रेजेंट होता है। कौन सा लेयर है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। जो लोग ड्रॉपर्स देख रहे हो उन्हें अच्छे से पता है, हालांकि यहीं पे भी दिया हुआ है, मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल कॉल्ड सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं इस लेयर को, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। अभी सर ये लेयर क्यों प्रेजेंट होता है, देखो, जब रूट से जाइलेम के द्वारा किसी भी वाटर का कंडक्शन होता है तो एंडोडर्मिस का लेयर ये ठीक करता है कि अच्छा कौन सा मटेरियल रूट से जाइलेम तक जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो उस मटेरियल्स के अंदर तो प्लांट का ये जो लेयर है सुबेरिन वाला, वो उसको अलाउ नहीं करता है कि अच्छा ये हार्मफुल मटेरियल या फिर बैक्टीरिया कंटेन जो कुछ भी मटेरियल है ये प्लांट से नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे एक इम्परमिएबल लेयर प्रेजेंट होता है जो कि सुबेरिन से बना हुआ होता है, जिसको हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। समझ में आ गया, ताकि बैक्टीरिया यहाँ से पास आउट ना हो पाए। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रेफर्ड टू एज पेरिसाइकिल। अभी जब तुम लोग एंडोडर्मिस के अंदर घुसोगे तो तुम लोग क्या देख पाओगे कि इम्परमिएबल या फिर थिक वॉल्ड सेल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे कि हमारे ब्रेन के कैविटी में एक मेम्ब्रेन होता है, ब्रेन के ठीक नीचे, जहां से ब्लड का आदान प्रदान होता है, जहां से ब्लड ब्रेन पे आता है और ब्रेन से जाता है। तो ब्रेन हमारे बॉडी का क्या है, एक बहुत
क्रूशल स्ट्रक्चर है, इसमें बैक्टीरियल अटैक अगर हो गया बैक्टीरिया का तो तुम लोगों की बॉडी खतरे में है। तो इसीलिए ब्रेन को अच्छे से प्रोटेक्शन देना जरूरी है। तो वैसे ही जो एंडोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस में ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर या फिर इसके अंदर के अंदर वाले पोर्शन में ये प्रोटेक्टिव लेयर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि बाहर बैक्टीरिया नहीं फैलना चाहिए, नहीं तो प्लांट के अंदर बहुत समस्या हो सकती है। इसीलिए बैक्टीरिया या फिर कोई भी हार्मफुल चीज को रोकने के लिए ये यहाँ पे यूज किया जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलो अभी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस lies a few layers of thick walled parenchymatous cells referred to as pericycle। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा? थिक वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीसाइकिल बोलेंगे। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल्स। मतलब इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वास्कुलर कैम्बियम। लेटरल रूट्स मतलब यहां से जो लेटरल रूट्स है जो कि साइड की तरफ निकलेंगे, एक सेकेंड, जो कि साइड की तरफ निकलेंगे, वो रूट का इनिशिएशन कहां से होगा? इसी लेयर से होगा। और वास्कुलर कैम्बियम जो कि जाइलम और फ्लोएम बनाने में हेल्प करता है, कब? जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा। कैम्बियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में, यानी कि एक प्लांट जब छोटा था, जब बड़ा हो रहा था, तब उसको हम लोग प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट खुद को देखने में चेंज करता है, मैच्योर करता है। जब देखना प्लांट थोड़ा सा मोटा हो जाए, उसका स्टेम मोटा हो जाए, उसके अंदर वुडी पोर्शन बढ़ जाए, तो ये क्यों होता है? सेकेंडरी जाइलम के ग्रोथ की वजह से होता है, जो कि ये कैम्बियम ही यही वो मेरिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर है, जो कि सेकेंडरी जाइलम या फिर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द पिथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। पिथ जो इन लोगों के अंदर होता है, ये जो पिथ है जो कि एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल पिथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो डाइकोटाइलिनस रूट के अंदर स्मॉल मतलब एकदम छोटू सा होगा, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखाई भी नहीं देगा। द पेरेनकाइमेटस सेल्स which lie between the xylem and phloem are called conjunctive tissue। xylem और phloem के अंदर, ये देखो प्रोटोजाइलम, ये देखो मेटाजाइलम, और ये रहा phloem। तो जाइलेम, ये रहा जाइलेम, रूट के अंदर रेडियल जाइलेम देखने को मिलता है, और ये रहा फ्लोएम, इसके अंदर फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम और जाइलेम के अंदर जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जंक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जंक्शन के लिए या फिर जोड़ने के लिए यूज होता है। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। जाइलम और फ्लोएम का जो पैचेस है वो कितना होगा? 2 से 4 देखने को मिलेगा इसके अंदर। कितना देखने को मिलेगा? ये देखो 1, ये देखो 2, ये रहा 3 और ये हो गया 4। तो 2 से 4 पैचेस जाइलम और फ्लोएम का देखने को मिलेगी। यहीं पे तुम लोग देख सकते हो, देखो जो रेडियल है वो रूट के अंदर रेडियल स्ट्रक्चर, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, देखो कितना सारा है, 1 2 3 4 फ्लोएम का, 4 जाइलम का। समझ में आ गया? चलो अभी रेडियल क्या होता है पिछले क्लास में मैंने बोला था। लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम का रिंग बन जाएगा, जिससे सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा। All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith constitute the steel। एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होगा, एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये मिलके क्या फॉर्म करेंगे? ये मिलके स्टील फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? स्टील फॉर्म करेंगे। समझ में आ गया? क्या फॉर्म करेंगे? ये मिलके स्टील का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, चलो अभी मोनोकोटाइलडेनस रूट अभी पढ़ने में यहाँ पे कुछ बचा है नहीं। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू डाइकॉट रूट इन मेनी रेस्पेक्ट्स। इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल और पिथ, सब कुछ प्रेजेंट होगा, मगर इसका जो कुछ स्ट्रक्चर है वो
मतलब डाइकोटाइलडोनस प्लांट से थोड़ा अलग होगा। एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल्स, मोनोकॉट के अंदर क्या होता है, मोर देन 6 जाइलम बंडल, जिसको हम लोग पॉली आर कंडीशन बोलते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, बहुत सारा, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। जाइलम बंडल आर प्रेजेंट, पॉली आर, ठीक है। तो 6 से भी ज्यादा या फिर यूजुअली 6 जाइलम बंडल तुम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा मोनोकॉट रूट के अंदर। और मोनोकॉट रूट के अंदर क्या होता है, पिथ लार्ज होगा। समझ रखना कि मोनोकॉट रूट, जो मोनोकॉट होता है ना बच्चे, वो एवोल्यूशनरी एडवांस स्ट्रक्चर होता है। हाँ, तुम लोगों ने ठीक सुना, एवोल्यूशनरी एडवांस स्ट्रक्चर। इसके अंदर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसा होता है जो डाइकॉट से भी ज्यादा एवोल्यूशनरी एडवांस्ड है मोनोकॉट के अंदर। इस बात को याद रखना। मोनोकॉट रूट पिथ इज लार्ज, पिथ बड़ा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और मोनोकॉट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट। कैम्बियम इज नॉट प्रेजेंट, मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम देखने को नहीं मिलता, इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। क्योंकि कैम्बियम क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाता है, जिससे ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अगर कैम्बियम ही नहीं रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगा। Dicotyledonous stem. The transverse section of a typical young dicotyledonous stem shows that epidermis is the outermost protective layer of the stem. ठीक है, तो अगर तुम लोग किसी भी यंग स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे, यानी कि अगर स्टेम ऐसा है, उसको अगर ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखेगा, शोज दैट एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। यहाँ पे दिख रहा है ना कि एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। देखो एकदम बाहर का जो लेयर है वो कौन सा है, एपिडर्मिस ही तो है ना। तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को बाहर वाले सर्कमस्टेंसेस से। कवर्ड विद इन ए लेयर ऑफ क्यूटिकल, एपिडर्मिस के बाहर एक क्यूटिकल का लेयर बनता है, जो कि स्टेम को धूप से यानी कि सनलाइट से बचा के रखता है। इसीलिए क्यूटिकल का एक लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेम पे प्रेजेंट होता है, जो कि रूट पे प्रेजेंट नहीं होता है। रूट पे क्या होता है, एब्सेंट होता है ये क्यूटिकल वाला लेयर। और यहीं पे तुम लोगों को एपिडर्मल हेयर भी देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग ट्राइकोम बोलते हैं, और जो कि एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ये मैं बार बार चीख चीख के बोल रहा हूँ कि रूट हेयर यूनिसेलुलर और ट्राइकोम यानी कि स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर। इट मे बियर ट्राइकोम्स एंड ए फ्यू स्टोमाटा, यानी कि स्टेम के अंदर भी स्टोमाटा प्रेजेंट हो सकता है, जिसके द्वारा भी रेस्पिरेशन ट्रांसपीरेशन चल सकता है, ठीक है, जिसके द्वारा भी जो लीफ के अंदर तुम लोगों को स्टोमाटा देखने को मिलता है, लीफ के अंदर ये जो तुम लोगों को स्टोमाटा देखने को मिलता है, ये किस प्रोसेस में तुम लोगों को हेल्प करता है, मुझे जरा कमेंट में बताना। अभी किस प्रोसेस में स्टोमाटा तुम लोगों को लीफ के अंदर देखने को मिलता है, क्या हेल्प करता है, ये मुझे जरा कमेंट में तुम लोग बताओगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो ट्रांसपीरेशन है उसमें स्टोमाटा लीफ में हेल्प करता है। और स्टेम का ट्रांसपीरेशन कौन कराएगा, ये जो स्टोमाटा है, जो कुछ भी परसेंटेज स्टेम से अगर ट्रांसपीरेशन कराना हो तो वो स्टोमाटा की जिम्मेदारी है। द सेल्स arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex, यानी कि पेरीसाइकिल, ये जो पेरीसाइकिल है, ये जो पेरीसाइकिल तुम लोगों ने रूट के अंदर देखा था ना कि ये हुआ पेरीसाइकिल वाला स्ट्रक्चर, ये ठीक है, ये जो पेरीसाइकिल यहाँ पे दिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल के अंदर, एपिडर्मिस ये हो गया एपिडर्मिस, ठीक है, और ये हो गया पेरीसाइकिल। इसके अंदर जितना भी लेयर तुम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सब लेयर को हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सबजोन, कॉर्टेक्स के अंदर 3 सबजोन देखने को मिलता है। द आउटर हाइपोडर्मिस, यानी कि आउटर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिस, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर क्या,
consist of a few layer of cholenchymatous cell। क्या सेल प्रेजेंट होगा? cholenchymatous cells प्रेजेंट होगा just below the epidermis। ठीक है, हाइपोडर्मिस किससे बनेगा? कोलेनकाइमा से बनेगा। जल्दी से बताओ, कोलेनकाइमा क्या होता है? डेड सेल होता है या फिर लिविंग सेल होता है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। which provide mechanical strength to the young stem। cortical layers below hypodermis consist of rounded thin-walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular spaces। conspicuous intercellular spaces, ठीक है। the innermost layer of the cortex is called एंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। और ये हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में पेरेनकाइमाटस सेल का लेयर प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर तुम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? जिसके अंदर तुम लोगों को कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी कि दोनों सेल के बीच में थोड़ा सा स्पेसेस देखने को मिलेगा, जो कि कॉन्स्पिक्यूअस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि तुम देख के ही मतलब एक रेगुलर सा नहीं, कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है। The cells of the endodermis are rich in starch grain। एंडोडर्मिस का जो सेल्स है वो स्टार्च ग्रेन में रिच होता है, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टार्च का ग्रेन प्रेजेंट होगा। एंड द लेयर इज ऑल्सो रेफर्ड टू ए स्टार्च शीथ। तो एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च का ग्रेन प्रेजेंट होगा, इसीलिए हम लोग इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। ठीक है। Pericycle is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma। पेरीसाइकिल कहां पे प्रेजेंट होगा? पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, यानी कि एंडोडर्मिस के इनर साइड में ये जो पेरीसाइकिल दिख रहा है तुम लोगों को, तो एंडोडर्मिस ये हो गया एंडोडर्मिस, ये हो गया एंडोडर्मिस, ये हो गया एंडोडर्मिस। तो इसके इनर साइड में पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट। तो पेरीसाइकिल क्या होगा? पेरीसाइकिल क्या होगा? एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस। ये देखो यहां पे सेमी ल्यूनर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो एंडोडर्मिस और ये जो फ्लोएम है, ये जो फ्लोएम है, एक सेकेंड, यहाँ पे फ्लोएम दिखाया हुआ है, ये देखो, ये जो फ्लोएम है और ये जो एंडोडर्मिस है, इसके बीच में सेमी ल्यूनर ये हो गया फुल मून, इसको अगर हाफ करोगे तो सेमी ल्यूनर लाइक स्ट्रक्चर देखो ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? पेरीसाइकिल प्रेजेंट होगा। इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स देयर आर अ फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमाटस सेल्स। वास्कुलर बंडल के अंदर रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमाटस सेल्स तुम लोगों को देखने को मिलेगा। ये रहा वास्कुलर बंडल के अंदर रेडियली प्लेस्ड पेरेनकाइमाटस कुछ सेल्स देखने को मिलता है। ठीक है। ये रहा, ये हो गया तुम लोगों का वास्कुलर बंडल प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे रेडियली प्लेस्ड यानी कि रेडियस बराबर कुछ पेरेनकाइमाटस सेल्स इन ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड हो। ठीक है। which constitute medullary rays। ये देखो यहाँ पे मेडुलरी रे देखने को मिल जाएगा। ये हो गया मेडुलरी रे। ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कैसे दिखाओ, एक सेकंड। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्रीन कलर का एक पोर्शन है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है। ये क्या है? मेडुलरी रे है। इसका काम क्या है अभी बताता हूँ। देखो, a large number of vascular bundles are arranged in a ring। The ring arrangement of the vascular bundle is characteristic of dicot stem। तो ये रिंग जो मेडुलरी रे के फॉर्मेट में या फिर वास्कुलर बंडल का जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो कहाँ देखने को मिलेगा? डाइकॉट स्टेम में ही देखने को मिलेगा। इस बात को याद कर लेना, नीट का क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूं, फिर मत बोलना कि सर आया था और आपने पढ़ाया नहीं। Each vascular bundle is conjoint open type। मतलब क्या है conjoint open का मतलब? कमेंट करो, मैंने पढ़ाया था। With endark protoxylem। अभी देखो दोनों होता है, endark और exarch। देखो डॉक्टर लोग देखना हमेशा ये एक सिंबल का यूज करते हैं जो है RX। R फॉर रूट एंड X फॉर एक्सार्क। एक्सार्क के अंदर X प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो एक्सार्क कंडीशन रूट में होता है और एंडार्क कंडीशन
इन डार्क कंडीशन शूट में देखने को मिलता है या फिर स्टेम में देखने को मिलता है। अभी सर ये एक्सार क्या है, इंडार क्या है? देखो, एक्सार का मतलब और इंडार का मतलब क्या होता है? एक्सार का मतलब होता है कि जो हम लोगों का प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का प्लेसमेंट कहाँ होगा, ठीक है। विथ इंडार्क प्रोटोजाइलम मतलब प्रोटोजाइलम अगर अंदर है और मेटाजाइलम अगर बाहर है, तो हम लोग अगर एमपी मध्य प्रदेश की तरह मतलब तरह होगा अगर, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे इंडार्क कंडीशन, ठीक है। और एक्सार कब बोलेंगे? जब पीएम होगा। समझ लो कि पीएम मोदी तुम्हारा एक्स था, ठीक है। मतलब एक्स, सोच लो कि तुम्हारा एक्स एक प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की तरह हुक्म छाड़ता था। तो इसका मतलब प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर। कहाँ देखने को मिलता है? एक्सार कंडीशन कहाँ होता है? रूट में होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, a large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the stem is called pith। ये हम लोग को मालूम है कि पिथ कैसा होता है, राउंडेड होता है, parenchymatous cells प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होता है, which occupy central portion of the stem। स्टेम का सेंट्रल पोर्शन जो है वो ऑक्यूपाई करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो सेंट्रली प्रेजेंट पिथ है, ठीक है। चलो, अभी जाते हैं मोनोकोटाइल लेना स्टेम पे। The monocot stem has sclerenchymatous hypodermis, यानी कि हाइपोडर्मिस किससे बना होगा? हाइपोडर्मिस किससे बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा से। ये लिविंग होता है या डेड होता है? जल्दी से कमेंट करो, 5 सेकंड देता हूं। 5 4 3 2 1। डेड स्ट्रक्चर होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। एक डेड स्ट्रक्चर होता है स्क्लेरेनकाइमा, ओके। तो हाइपोडर्मिस क्या होगा? मोनोकोटाइल लेना स्टेम में डेड होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, यानी कि वस्कुलर बंडल यहाँ पे पाउचेस पे प्रेजेंट होगा। ये देखो, बिखरा हुआ वस्कुलर बंडल, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोले स्कैटर्ड टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स। ये सराउंडेड बाय ए स्क्लेरेनकाइमाटस बंडल शीथ। इनके आसपास स्क्लेरेनकाइमाटस बंडल शीथ प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेसिस में मैं फिर इसको रिपीट करूंगा, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होगा वास्कुलर बंडल के आसपास में। क्यों होता है? फोटोसिंथेसिस में बात करेंगे। एंड ए लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमाटस ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। ए लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमाटस ग्राउंड टिश्यू। तो ये क्या होता है? पेरेनकाइमेटस इन नेचर, पेरेनकाइमेटस इन नेचर, ओके। समझ में आ गया? चलो, वास्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। वास्कुलर बंडल क्या होता है? कॉन्जॉइंट होता है, पढ़ाया था। क्लोज्ड होता है, पढ़ाया था। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। अभी कॉन्जॉइंट क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्जॉइंट का मतलब जाइलम फ्लोएम एक साथ जॉइंट होगा। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ। 5 4 3 2 1। आई होप तुम लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। जिन्होंने भी कमेंट किया, मेरी तरफ से एक छोटा सा शाबाशी। और अगर कमेंट करोगे तो कमेंट में मैं दिल जरूर दूंगा। चलो, अभी हम लोग देखते हैं क्लोज्ड क्या देखने को मिला था। जहां पे कैम्बियम इज एब्सेंट, वहां पे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड, यानी कि सेकेंडरी जाइलेम फॉर्मेशन का मतलब चांसेस बहुत कम है जाइलेम और फ्लोएम का, ठीक है। द फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट। फ्लोएम पेरेनकाइमा इन लोगों में देखने को नहीं मिलता मोनोकॉट में। ये भी नीट का क्वेश्चन है, नोट कर लो। मोनोकॉट में फ्लोएम पेरेनकाइमा देखने को नहीं मिलता। मैं तुम लोगों के एनसीईआरटी को स्मूथ करवाने आया हूं ताकि तुम लोग थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज लेके एनसीईआरटी को कवर कर सको। देखो, बायोलॉजी में मैं एक बात बताता हूँ, पीएचडी करना नहीं होता है और जितना भी समझ लो रट्टा लास्ट में लगाना ही होता है। क्यों? क्योंकि पढ़ोगे भाई 100 चैप्टर नीट के लिए, 90 से 100, तो याद कौन सा रखोगे और भूलोगे कौन सा? सभी भूल जाओगे नीट के पहले दिन। तो इसीलिए बार बार याद करते करते क्वेश्चन करते जाना। जितना क्वेश्चन करोगे वैसे ही दिमाग में आएगा, अच्छा ये इसलिए हुआ था, ठीक है। हर चीज थ्योरी पढ़ के नहीं होता और समझ के नहीं होता। कुछ चीजों को क्या किया जाता है पता है? जब थ्योरी पढ़ते जाओगे ना, कुछ चीज दिमाग में ऑटोमेटिकली हिट करेगा कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, ओके।
फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है इनके अंदर। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज देखने को मिलेगा मोनोकॉट में। अगर तुम लोगों को मेरे अंडर नीट के लिए जो कि सबसे ज्यादा सबसे तगड़ा वाला मेंटरशिप वाला बैच है, जिसका सिलेक्शन रेट नियर अबाउट 50 से 60% रहता है, तो उसको ज्वाइन करना है तो तुम लोगों को लगाना होगा डायल इस नंबर पे 8583099293। इसमें मेंटरशिप रिलेटेड सभी 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 जानकारी मिल जाएगा। एनरोलमेंट में ज्यादा दिन तक नहीं रख रहा हूं क्योंकि लिमिटेड सा ही सीट्स है, क्योंकि मैं मैक्सिमम क्वालिटी तुम लोगों को देना चाहता हूं। तो इसमें मुझे मैसेज करना है, मेरा टीम तुम लोगों को बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करेगा। तो सीट्स आर लिमिटेड। अगर चाहते हो कि 300 400 में अटके हुए हो और स्कोर को 650 से 700 तक लेके जाना, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तुम कोई भी किसी भी दुनिया के कोने में रहते हो और किसी भी आईक्यू के बच्चे हो, मैंने हर एक तरीके की स्टूडेंट को पिछले 6 से 7 साल में ट्रेन किया हुआ है, मैंने खुद नीट दिया हुआ है। तो तुम लोगों को पता लग जाएगा कि कैसा रहता है मेरा मेंटरशिप का एक्सपीरियंस। तो मेंटरशिप रिलेटेड जितना भी क्वेरीज यहाँ पे मिलेगा। और एक चीज है, अगर नोट्स चाहिए इस लेक्चर का, तब भी तुम्हें इस नंबर पे एक हाई मैसेज करना है। एंड नोट्स फॉर जो चैप्टर है उस चैप्टर का नेम लिख के इस नंबर पे मैसेज कर देना है, ठीक है। अभी चलो हम लोग डायरेक्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले मैं ये देख लूं कि माइक ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, हाँ चलो। डॉर्सी वेंट्रल लीव, द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए डॉर्सी वेंट्रल लीव थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट्स, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वास्कुलर सिस्टम। तो द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए डॉर्सी वेंट्रल लीव, देखो एक बात तुम लोगों को मैं बताता हूं, डाइकॉट के अंदर डॉर्सी वेंट्रल और मोनोकॉट के अंदर आइसो बाइलेटरल लीफ देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये होता क्या है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा पत्ता जो डोर्सल साइड से अलग हो और वेंट्रल साइड से दिखने में अलग हो, ठीक है। ओके, डोर्सल का मतलब क्या होता है, पीछे का साइड, और वेंट्रल का मतलब क्या होता है, आगे वाला साइड। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के केस में होगा। अगर तुम लोग किसी भी एनिमल्स के केस में ये देखो तो डोर्सल का मतलब होता है पीठ का साइड और वेंट्रल का मतलब होता है पेट का एरिया, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो ये होता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, यानी कि दोनों साइड्स अलग अलग होंगे। अगर तुम लोग एक आम का पत्ता ले लो और उस आम के पत्ते को बहुत अच्छे से देखने लग जाओ, तो देखोगे कि जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा फेड और ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा शाइन करेगा, है ना। तो इसीलिए इसको डॉर्सी वेंट्रल नाम से जाना जाता है। थ्रू द लैमाइना शोज 3 मेन पार्ट्स, नेमली एपिडर्मिस, मीजोफिल एंड वास्कुलर सिस्टम। तो इसके अंदर तुम लोगों को एपिडर्मिस देखने को मिलेगा। एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मिस का मतलब होता है स्किन रिलेटेड। डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजी इसका मतलब क्या होता है, डर्मेटोलॉजी मतलब स्किन रिलेटेड किसी भी विद्या या फिर किसी भी जो स्टडी है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। तो डर्मा का मतलब होता है स्किन रिलेटेड कुछ भी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एपिडर्मिस इसका मतलब क्या है, एपिडर्मिस का मतलब है कि जो बाहर वाला स्किन है या फिर बाहर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं मीजोफिल। पत्ते का मीजोफिल सेल कहाँ होता है, ये देखो पहली साइड मीजोफिल, यानी कि एक पेरेनकाइमाटस सेल होगा जिसको हम लोग मीजोफिल बोलेंगे। और वास्कुलर सिस्टम का मतलब है जाइलम और फ्लोएम, जो कि प्लांट के अंदर फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स का कंडक्शन और सॉल्ट का कंडक्शन करवाते हैं। द एपिडर्मिस which covers both the upper surface, that is adaxial surface, and lower surface, that is abaxial surface of the leaf, has a conspicuous cuticle। मतलब कॉन्स्पिक्यूअस मतलब एक पतला सा क्यूटिकल रहता है एपिडर्मिस के अंदर। ऊपर का जो साइड है उसको हम लोग अपर सरफेस को बोलेंगे क्या, एडेक्शियल एपिडर्मिस। अपर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग एडेक्शियल और नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे एबैक्सियल। यहीं पे स्टोमाटा इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा, जिससे ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया।
कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल रहता है इसके अंदर, ठीक है। चलो, द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमाटा देन द एडेक्सियल, यानी कि एबैक्सियल में जनरली ज्यादा स्टोमाटा रहता है। मैं तो कहता हूँ कि एबैक्सियल में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमाटा देखने को मिलेगा, ठीक है। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली हैव मोर स्टोमाटा, द लेटर में इवन लैक स्टोमाटा, मतलब एडेक्सियल में स्टोमाटा तो बहुत ज्यादा रहेगा ही, एबैक्सियल में स्टोमाटा नहीं भी रह सकता है। समझ में आ गया। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मीजोफिल, यानी कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो तुम लोगों को टिश्यू देखने को मिलेगा वो क्या है, वो मीजोफिल है। वो क्या है, मीजोफिल है। अभी ये मीजोफिल जो पैलिसेड मीजोफिल है, ये क्या है, ये पैलिसेड पेरेन्काइमा है। मैं बताता हूँ क्या है मीजोफिल, which possess क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल के अंदर क्या रहेगा, मीजोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। प्लांट के लीफ में जितना भी फोटोसिंथेसिस होगा वो क्यों होता है, फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, मीजोफिल के प्रेजेंस में। मीजोफिल के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है। अब इसी क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है, तो इसी मीजोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। एंड इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, तो किससे बनता है मीजोफिल, पेरेन्काइमा से। इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल, वन इज पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड अनदर वन इज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो ये जो ऊपर वाला जो सिलिंड्रिकल जो सेल है इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे स्ट्रक्चर वाला, मतलब नियर अबाउट सिलिंड्रिकल की तरह दिखने वाला, इसको हम लोग बोलेंगे पेलिसेड पेरेन्काइमा। और क्योंकि ये पेलिसेड पेरेन्काइमा से ही बना हुआ है, ये इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे मीजोफिल। पेरेन्काइमा से बना हुआ सेल मीजोफिल है, पेलिसेड पेरेन्काइमा से बना हुआ है इसलिए पेलिसेड मीजोफिल है। और ये जो गोल गोल सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा से बना हुआ स्पॉन्जी मीजोफिल। समझ में आ गया। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं कि ना समझ में आए। द एडेक्सियली देखो बायोलॉजी में ना इतना कुछ पढ़ना नहीं होता है, बार बार पढ़ो, क्वेश्चन करो, ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात। चलो, द एडेक्सियली placed palisade parenchyma is made up of elongated cells which are arranged on vertically and parallel to each other, मतलब एक दूसरे के पैरेलली ऐसे और वर्टिकली ऐसे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। द ओवल एंड राउंड शेप्ड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड्स टू द लोअर एपिडर्मिस, यानी कि ये जो लोअर एपिडर्मिस वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस, यहां तक ये जो पेरेन्काइमा जो आता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, जल्दी से बताओ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा बोलेंगे। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो लूजली पैक्ड अरेंजमेंट तुम लोगों को देखने को मिलेगा। एक सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लूं। There are numerous large spaces and air cavities between these cells, मतलब बहुत large spaces देखने को मिलेगा। ये जो है ना ये large space और क्या है, एयर कैविटी भी है। आज मैंने तुम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे और इंजीनियर एडुकेशन इंडिया नाम का जो व्हाट्सएप चैनल है, इन दोनों में इस लेक्चर का पीडीएफ डाल दिया है। तुम लोग लेक्चर का नोट्स इस दोनों जगह से एक जगह से उठा सकते हो, ठीक है। चलो, इसके पहले मॉर्फोलॉजी का लेक्चर का नोट्स मिल गया है। मॉर्फोलॉजी का एक लेक्चर अभी भी तुम लोगों का पेंडिंग है, जो कि है न्यूली अराइव्ड फैमिलीज। ये मैं तुम लोगों को मॉर्फोलॉजी में बहुत जल्दी पढ़ा दूंगा। चलो, वास्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स vascular bundles which can be seen in the veins and in the midrib. vascular system includes vascular bundle. vascular system के अंदर क्या आएगा, vascular bundle आएगा जिसके अंदर xylem और phloem देखने को मिलेगा। मतलब vascular system में क्या bundle एक है, ठीक है। which can be seen in the veins and in the midrib, मतलब veins के अंदर और midrib के अंदर ये जो vascular bundle है ये देखने को मिलेगा। ओरिजिनली ये क्या है, अगर ये एक पत्ता है
इस पत्ते को अगर ऐसे काटोगे तो ये पत्ता ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको अगर तुम लोग ऊपर से देखोगे तो ये जो मिड रिप है, ये जो मिड रिप है पत्ते का, ये मिड रिप, ये पत्ता हाफ हो गया ना, ठीक है। तो ये जो मिड रिप वाला पोर्शन ऐसे जाता है, तो इसके अंदर तुम लोगों को जाइलम और फ्लोएम का बंडल देखने को मिलेगा, जिसको तुम लोग वस्क्यूलर बंडल बोलते हो। समझ में आ गया? चलो 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 जल्दी से बढ़ते हैं आगे मेरे शेरों। द साइज ऑफ द वस्क्यूलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। मतलब वेन कितना मोटा होगा, कितना मोटा वेन होगा, कितना मोटा वेन होगा, कितना मोटा वेन होगा, इससे वस्कुलर बंडल का साइज तुम लोग जान सकते हो। क्यों जान सकते हो? अभी मैंने बोल दिया। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेरिएशन ऑफ द डाइकॉट लीव्स। डाइकॉट लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेरिएशन देखने को मिलता है। वो क्या है मैंने पहले पढ़ा दिया है। द वस्कुलर बंडल, इसीलिए कहता हूं कि सीक्वेंस फॉलो करा करो, ठीक है। The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells. Vascular bundles are surrounded by a thick walled bundle sheath cells. डाइकॉट्स लीफ के अंदर, डाइकॉट लीफ के अंदर vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells. इस बात को याद रखना, हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि मोनोकॉट स्टेम के अंदर बंडल शीथ देखने को मिलता है और डाइकॉट लीफ के अंदर बंडल शीथ देखने को मिलता है। लुक एट फिगर, अच्छा, फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वस्कुलर बंडल। ये रहा, ये हो गया जाइलम और ये है बीच में तुम लोगों का फ्लोएम वस्कुलर बंडल के अंदर, ये हो गया वस्कुलर बंडल, ठीक है। चलो समझ में आ गया। चलो अभी मोनोकॉट लीफ को करते हैं। देखिए आइसो बाइलेटरल मतलब दोनों साइड, आइसो का मतलब होता है दोनों साइड लीफ का, एडेक्सियल और एबैक्सियल साइड सेम होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो बाइलेटरल। आइसो का मतलब है सेम, बाइलेटरल, बाई का मतलब होता है टू साइड और लेटरल का मतलब होता है साइड, ठीक है। आइसो बाइलेटरल यानी कि मोनोकॉट का जो लीफ है, अगर तुम लोग किसी भी मोनोकॉट प्लांट का पत्ता देखोगे तो वो दोनों तरीके, दोनों तरफ से सेम होता है। एक सेकंड में देख लूं माइक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ जी कर रहा है। चलो, द एनाटॉमी of isobilateral leaf is similar to that of dorsiventral leaf in many ways। मतलब नियर अबाउट एनाटॉमी सेम ही है, मतलब पढ़ने को कुछ है बचा है नहीं, लेकिन ये लाइन तुम लोगों को याद रखना है, वो मैं अभी पढ़ाता हूँ, नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। It shows the following characteristic difference. In an isobilateral leaves, the stomata are present on both the surfaces of the epidermis and the mesophyll is not differentiated into pellicid and spongy parenchyma। यानी कि आइसोबाइलेटरल लीफ में पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके की ही पेरेन्काइमा देखने को मिलेगा। इन ग्रासेस, नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स along the veins modify themselves into large empty colorless cells, ठीक है। These are called bulliform cells। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं PYQ भी साथ साथ करवाते चल रहा हूं, तो इसीलिए एक ही लेक्चर में कॉम्पैक्ट तुम लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलो, बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं किसको? एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स। एबेक्सियल होता है कौन सा वाला, जल्दी से कमेंट करो। एबेक्सियल किसको बोलते हैं? नीचे वाला साइड यानी कि डोर्सल, और एबेक्सियल होता है वेंट्रल वाला साइड, ठीक है। तो ग्रासेस के केस में जो एडेक्सियल यानी कि जो वेंट्रल वाला साइड है उसके अंदर वेन्स क्या होते हैं? मॉडिफाइड सेल्स, जो लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, मतलब वेन्स के अंदर लार्ज एम्प्टी और कलरलेस कुछ सेल्स होता है जिसको बुलिफॉर्म सेल्स बोलते हैं। क्या काम करता है ये? व्हेन बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्सॉर्ब्ड वाटर, जब ये वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जो मिड रिप होता है, जो वेन होता है, उसके अंदर वस्कुलर बंडल रहता है। वस्कुलर बंडल क्या काम करता है? वाटर कंडक्शन का काम करता है। फूड के अंदर भी तो वाटर प्रेजेंट होता है ना, फूड का एक पार्ट भी वाटर होता है। तो जब भी ये वाटर एब्सॉर्ब करेंगे, ये क्या हो जाएगा? टर्जिट, फूल जाएगा।
एंड द लीफ सरफेस एक्सपोर्ट, मतलब ऐसे करके वाटर लिया और वाटर लेने के बाद फूल गया, अगर फूल गया तो ऐसे ऐसे टर्जिट यानी कि खड़ा हो गया ऐसे ग्रास, ठीक है। और लीफ का सरफेस क्या होता है, एयर में एक्सपोज हो जाता है। मतलब अगर ग्रासेस का लीव्स अगर ऐसे रहने लग जाए, अगर वाटर इस वेन से पास हो तो ग्रास क्या हो जाएगा, ग्रास ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और एयर में एक्सपोज हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो, when they are flaccid due to water stress they make leaf curls inward to minimize water loss। मतलब अगर ये लोग फ्लैसिड हो जाए यानी कि चुप, मतलब एकदम पानी कम हो जाए, एकदम पिचके पड़े हुए है ना, तो ये क्या करते हैं, एकदम पिचक जाते हैं ताकि एयर से इन लोगों का कांटेक्ट बहुत ज्यादा कम हो जाए। देखो यहाँ पे एयर से कांटेक्ट कम है तो ताकि वाटर लॉस कम हो, ट्रांसपिरेशन कम हो। The parallel venation in the monocot leaves is reflected in the near similar sizes of vascular bundle except in main veins as seen is vertical sections of the leaves। मतलब इनके अंदर जो पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलता है, तुम लोग को पता ही है मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है लीफ के अंदर, इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइजेस ऑफ vascular bundles। मतलब मोनोकॉट के अंदर, लीफ के अंदर ना वस्कुलर बंडल नियर अबाउट सिमिलर इन शेप एंड साइजेस के होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया? चलो, यही यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट द मेन वेन, तो मेन वेन तो थोड़ा बड़ा होगा ना, ये तो मतलब हालांकि ये जो मेन वेन है ये इतना बड़ा होगा और यहाँ से जो वेनलेट्स निकलते हैं ये थोड़ा सा छोटा छोटा होगा, लेकिन ये जो वेनलेट है इनका मतलब ये क्या होगा, नियर अबाउट सिमिलर होगा। ये हो गया मेन रिब और यहाँ से छोटा छोटा वेन्स पास कर रहा है, ठीक है, होता है ना पत्ते के अंदर, अगर ऐसा पत्ता हो और पैरेलल वेनेशन देखने को मिले, ठीक है, पैरेलल वेनेशन है तो अगर इसको ऐसे काटोगे तो इसका मुंह कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और ये हो गया पत्ता, ठीक है। इसके अंदर है, ये रहा मेन रिब, ठीक है, और यहाँ का जो पैरेलल वेनेशन तुम लोगों को देखने को मिला है तो यहाँ से क्या है, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, नियर अबाउट सिमिलर इन साइज है ना, रेडियस में, और ये जो मिड रिप है ये थोड़ा सा मोटा है और इस साइड में भी देखो ऐसा है, ठीक है, देखने को मिल गया, समझने को आ गया, ठीक है। चलो अभी एज सीन इन द वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लीव्स, मतलब लीफ का अगर वर्टिकली अगर एक सेक्शन बनाओ तो तुम लोगों को ये देखने को मिलेगा। इसके अंदर कोई भी एमसीक्यू एक्सरसाइज में दिया हुआ है नहीं, तो कोई भी एक्सरसाइज इसका इंपॉर्टेंट है नहीं। ये रहा एडेक्शियल सरफेस, जाइलम, मीजोफिल जो कि एक ही टाइप का होता है, सब स्टोमाटल कैविटी यानी कि स्टोमाटा से थोड़ा सा ऊपर एक एयर कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको सब स्टोमाटल कैविटी बोलते हैं, और ये क्या है, स्टोमा है, ठीक है, मतलब बहुत सारे एक स्टोमाटा को स्टोमा बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो यही था पूरा का पूरा जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसका नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, 8583099293 इस नंबर पे एक मैसेज करना है। आई एम शुगर सर हियर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय, मिलता हूं तुम लोगों के साथ मेंटरशिप सेशन में। चलो टाटा।